ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा ना, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये लूप अभी इस वायर पे हैंग हुआ है, अब तुम इसको कैसे ऐसे सामने से देखोगे, ऐसे की तरफ से, तो ऐसे हैंग हुआ दिखेगा ना। अब ये स्लिट भी ऐसे 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 मूव हो रही है। 2024 का फिजिक्स का पेपर हो चुका है। अब या तो आप अभी 11th में होगे या 12th में होगे, आप 13वीं होगे मतलब ड्रॉपर होगे, या आप अभी जे एडवांस दे चुके होगे तो पंखे के पास होगे, मतलब या तो जे एडवांस दे चुके होगे। तो जे एडवांस 2024 का आज हम लोग फिजिक्स पेपर सोल्यूशन देखेंगे। जे एडवांस 2024 में फिजिक्स अच्छे लेवल की आई है, मतलब 2023 के कंपेयर में अच्छे लेवल पे आई है। तो इस बार भी बहुत ऐसे चिंदी क्वेश्चन तो आए फिजिक्स में, भले जे एडवांस टफ होता है बट कुछ ना कुछ तो इजी क्वेश्चन आए। तो हम उन चिंदी बिल्कुल इजी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, जिससे आपके दिमाग में वो फियर नहीं बैठा रहता। अगर आप अभी 12th वाले वीडियो देख रहे हो या ड्रॉपर वीडियो देख रहे हो तो आपके दिमाग में वो फियर नहीं बैठा रहता कि अरे जे एडवांस है तो बहुत कठिन होगा, IIT ने पेपर बनाया तो बहुत कठिन होगा, ऐसा आपके दिमाग में फियर बैठा रहता है। वो फियर बैठा रहता है, उसको दूर करेंगे आज। और कुछ टफेस्ट क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। मार्केट में उसके बहुत लेंदी सॉल्यूशन चल रहे हैं, हम लोग उसको बिल्कुल इजी एंड सिंपल वे में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो पेपर 1 था हम लोगों का जे एडवांस का 2024 का, वो इजी टू मॉडरेट साइड पे था, मतलब ज़्यादा डुएबल क्वेश्चन थे, उसमें टफ नहीं थे। बट जो पेपर 2 था वो टफेस्ट था, मतलब कुछ ऐसे आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन भी आ गए जिसमें बहुत बढ़िया थिंकिंग लगेगी, वो वाले क्वेश्चन भी हम लोग देखें। हाँ, अब हम लोग एक बार वेटेज भी देख लेते हैं कैसा आया इस बार जे एडवांस का। मैकेनिक्स 29% आई है, सबसे ज़्यादा मैकेनिक्स, और मेन उसमें मैकेनिक्स में भी देखेंगे तो SHM सबसे ज़्यादा आया, मतलब इन लोगों ने हर क्वेश्चन में ही SHM को इंक्लूड कर दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूनिट डायमेंशन एरर एंड वेक्टर 6% आया, यूनिट डायमेंशन। SHM एंड वेव मोशन 9%, और इस मैकेनिक्स में भी पूरा SHM इंक्लूड था, YDSE तक में SHM डाल दिया इन लोगों ने। मॉडर्न फिजिक्स का इस बार वेटेज कम दिखा, 6% आया। एंड रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, EMI 18%, EMI से जो इस बार का क्वेश्चन आया है, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया जेई वालों ने। एंड हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स कितना, 6% आया है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg, मूव्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन सब्जेक्टेड टू अ फोर्स F इज इक्वल टू -20x + 10। लिखते हैं फोर्स F इज इक्वल टू -20x + 10, और मास हम लोगों को कितना दिया गया है, 5 kg मास दिया गया है 5 kg। तो एक्सिलरेशन आ जाएगा, एक्सिलरेशन कितना आ जाएगा, -4x + 2, और यहां से क्या करो -4 कॉमन ले लो तो बचा x - 1/2। अब ये पढ़ा होगा एक्सिलरेशन क्या होता है, -ω²x, यही तो होता है एक्सिलरेशन। तो ω² कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, उससे मतलब नहीं, तो लीनियर फंक्शन है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा की वैल्यू 2 लिख दो। अब इसमें क्या बोला गया, एट t = 0 इट इज इन रेस्ट। अब ये फील करना था। एक तो तरीका है तुम इसको पूरा डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, तब निकालो, वो लेंथी सॉल्यूशन है। फील करो ना, t = 0 पे क्या दिया गया है, रेस्ट पे है। अब t = 0 में रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या हुआ, एट टाइम t = 0 इज इट एट रेस्ट एट पोजिशन x = 1 मीटर। मतलब t = 0 पे पार्टिकल यहां पे होगा ना, तभी तो रेस्ट पे होगा। और ये क्या है, x = 1, तो x = 1 पे पार्टिकल का है, रेस्ट पे है। तो अब पूछा गया पार्टिकल π/4 सेकंड में कहां पे होगा, π/4 सेकंड में कहां पे होगा। तो जरा हम इसका टाइम पीरियड निकालें। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2π/ω, ओमेगा 2 है, तो टाइम पीरियड आ गया पाई। बहुत बढ़िया, यानी तुमसे पूछ रहा है t = t/4 पे पार्टिकल कहां होगा। सिंपल, t = t/4 पे पार्टिकल कहां होगा, बिल्कुल मीन पोजीशन पे होगा। और मीन पोजीशन निकालने के लिए क्या करते हैं, फोर्स को 0 कर देते हैं। तो -20x + 10 को जब तुम 0 करोगे, -20x + 10 को जब तुम 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। यानी पोजीशन कितनी होगी इसकी, x = 1/2, क्योंकि t = π/4 पे पार्टिकल यहाँ है, पोजीशन हुई 1/2। और मोमेंटम पूछा गया, तो मोमेंटम देखो पार्टिकल जा किधर रहा है, इधर रहा है, यानी मोमेंटम क्या होगा, निगेटिव होगा। अब मोमेंटम निगेटिव किस में, एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट। खत्म, सिंपल क्वेश्चन था, ना डिफरेंशिएट करना था ना इंटीग्रेट करना था, आंसर आ गया। मोमेंटम कहाँ है, मोमेंटम निकालने की जरूरत नहीं, निकल भी सकता है a ω × मास से, बट जा कहाँ रहा है, इधर साइड, यानी मोमेंटम निगेटिव, एक ही ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये आया था मल्टीपल करेक्ट MCQ। बोला क्या गया है इस क्वेश्चन में, 2 यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है जिनका मास पर यूनिट लेंथ है μ एंड 4 μ, और लेंथ कितनी L है और 2L है। अच्छा, ज्वाइन करी गई है एट 2 फिक्स एंड। अच्छा, फिक्स एंड पे करी गई है तो P और Q नोड होगा, ठीक है। द स्ट्रिंग्स आर अंडर अ यूनिफॉर्म टेंशन T इफ यू डिफाइन द फ्रीक्वेंसी दिस, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। अच्छा, पहले स्टेटमेंट में पूछ क्या रहा है कि विथ अ नोड एट O द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ कंपोजिट स्ट्रिंग इज μ0। अच्छा, ये बोल रहा है अगर हम O पे नोड बना दें
अगर हम O पे नोड बना दें तो ये जो पूरी स्ट्रिंग है, ये जो PQ पूरी स्ट्रिंग है, वो न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी। अच्छा, दूसरे में बोल रहा है कि एंटी नोड बना दो O पे। अच्छा, तीसरे में बोल रहा है जब ये वाइब्रेट करेगी कंपोजिट स्ट्रिंग तो 6 नोड्स होंगी, और चौथे में क्या बोल रहा है, कोई वाइब्रेशनल नोड नहीं होगी जब ये एंटी नोड होगा। ये बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला यूज होना है इसमें और कुछ नहीं है। एक चीज देखो, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया, नोड बना दो O पे, तो हमने कहा ठीक है बना दे रहे हैं नोड। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, F1 क्या होता है, NV/12 होता है, तो N √T/μ, क्योंकि मास पर यूनिट म्यू ली गई, अपॉन 12। अच्छा, इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, NV। अब V क्या होगा, T/4 म्यू होगा, T/4 म्यू अपॉन 12, 2 × 12 होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, N √T/μ अपॉन 8L हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, एंड ये कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। अब अगर ये पूरी स्ट्रिंग एक फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी तो इस पार्ट की फ्रीक्वेंसी और इस पार्ट की फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए ना। जब इस पार्ट की फ्रीक्वेंसी इस पार्ट की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तभी तो वाइब्रेट कर पाएगी, रेजोनेंस में होगी। तो क्या ये दोनों चीज कभी इक्वल हो सकती हैं, हो सकती है। इसको M लिख दो ना, दोनों के लिए लिखना MV/12। अगर हम N = 1 पुट कर दें और M = 4 पुट कर दें तो ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। N = 1 पे और M = 4 पे कितना हो जाएगा, √T/μ/12 और √T/μ/12। हाँ, यानी N = 1 और M = 4 पे पूरी स्ट्रिंग म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकती है। ठीक है, तो हम इसमें ये कह सकते हैं N = M1 पे और M = 4 पे पूरी जो तुम्हारी ये है स्ट्रिंग वो म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकती है। ठीक है, देखते हैं फिर। यानी इसका पहला ऑप्शन तो सही हो गया ना, विथ अ नोड एट O द मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ऑफ द कंपोजिट स्ट्रिंग इज म्यू नॉट, बिल्कुल सही है, ये सही हो गया इसका ऑप्शन। अच्छा, अब क्या चेक करें, ये बोले एंटी नोड बना दो O पे, O पे क्या कर दो, एंटी नोड बना दो, तब क्या पूरी स्ट्रिंग वाइब्रेट कर सकती है। तो अब इन लोगों ने क्या बोला है कि O पे तुम बना दो एंटी नोड, यानी O पे क्या बनना चाहिए, एंटी नोड। अब अगर O पे एंटी नोड बनेगा, चलो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं दोनों पार्ट की। पहले पार्ट की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इस वाले पार्ट की 2n+1 V/4L होता है, यानी √T/μ अपॉन 4L। दूसरे पार्ट की निकालो जरा, तो 2m+1 और V कितना होगा, √T/4μ अपॉन 4L, और 4 × 2L कितना हो जाएगा, 8L। मतलब F2 कितनी होगी, 2m+1 √T/μ अपॉन 16L। अब क्या ये और ये कभी बराबर हो सकते हैं, करके देखते हैं जरा। F1 = F2 करें, हम लोग ये करते हैं F1 = F2, क्या ये कभी बराबर हो सकते हैं, देख ले रहे। 2n+1 √T/μ अपॉन 4L = 2m+1 √T/μ अपॉन 16L। तो ये से ये नमस्ते, ये से ये 4 हो गया, 4 का उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 2n+1 = 2m+1। अब बहुत ध्यान से देखना, यहां पे या तो तुम पूरा सॉल्व करने लग जाओगे, दिमाग लगाओ। ये क्या है, एक ऑड नंबर है, 2n+1 एक ऑड नंबर है, ऑड × 4 इवन आएगा ना, कोई भी ऑड नंबर ले लो, 5 × 4 क्या हुआ, 20। तो ये नंबर क्या है, इवन। पर ये 2m+1 क्या है, ऑड। तो कभी इवन नंबर और ऑड नंबर बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। कभी कोई इवन नंबर ऑड नंबर के बराबर हो जाएगा, 5 = 4 नहीं हो सकता है, मतलब एंटी नोड नहीं बनेगी। जब फ्रीक्वेंसी नहीं बराबर आ रही तो कहां से वाइब्रेट करेगी। ठीक है, यानी एंटी नोड नहीं बनेगी तुम्हारा। और क्या क्वेश्चन में पूछा गया था, कितनी नोड्स बनेंगी, O पे तो नोड तो बन रही थी ना, तो देख लो कितनी नोड बनेंगी। एक तो ये पूरा लूप बनेगा, एक तो इसमें लूप बनेगा। अब इसकी लेंथ 2L है, तो कितने लूप ऐसे बन जाएंगे, 1 2 3 और 4, 6 लूप इसके बन जाएंगे। मतलब एंटी नोड नहीं बन सकती है और 6 लूप उसके बन जाएंगे। तो हम लोग अगर ऑप्शन देखें कौन सा सही होगा, हाँ तो ए वाला तो सही था ना। और नोड अगर O थी तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी V0 थी। विथ एन एंटी नोड एट A तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ कंपोजिट स्ट्रिंग 2V0 नहीं, वही नहीं, बराबर ही नहीं हो सकता।
जब कंपोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेट्स कर रही थी मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे तो इट हैज 6 नोड, हाँ 6 नोड थी। एंड नो वाइब्रेशनल नोड विद एंटी नोड एट ओ इज पॉसिबल फॉर द कंपोजिट स्ट्रिंग, हाँ कोई नहीं पॉसिबल है, यानी आंसर इसका कितना हो जाएगा ए, सी एंड डी। कितना इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बिल्कुल निहायती इजी जेई मेंस में आने वाला क्वेश्चन है। डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला बेस है। इसमें कवि क्या कहता है, इसमें कवि ये कह रहा है कि पहले केस में ये पूरी वो कथा लिखी पढ़ लेना। इसमें कवि क्या कह रहा है कि पहले केस में क्या है, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक तरफ आ रहे हैं एंड दूसरे केस में क्या है, सोर्स और ऑब्जर्वर अलग अलग जा रहे हैं। तो हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है कितनी होगी पहले केस में दूसरे केस में। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 240 हर्ट्ज, ठीक है। केस 1 की बात करते हैं अपन लोग। केस 1 में क्या बोला जा रहा है कि जो सोर्स मूव द टुवर्ड एंड द मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड टू बी 288 हर्ट्ज। अच्छा, जो ऑब्जर्वर है पेरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है 288 हर्ट्ज। अब ये तुम्हें पता होगा जब सोर्स और ऑब्जर्वर पास में आ रहे होते हैं तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एफ डैश इज इक्वल टू एफ सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी। अच्छा, यहाँ ये ना कंफ्यूज होना, सी स्पीड ऑफ लाइट है, सी स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, ये ना कंफ्यूज होना। तो एफ डैश है 288 और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है 240 इज इक्वल टू सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी, ठीक। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा केस देखते हैं। However, when the observer and the source move away from each other, अब इसमें ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, एफ डैश इज इक्वल टू एफ सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी। भाई ये तो केस रटे होंगे अपनी बुक में, मतलब नोटबुक जो भी होगी हमारी नोट्स वाली उसमें कॉपी में होंगे केस। अब इसमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई, एन हर्ट्ज दी गई है, ठीक है, एंड ये कितनी है 240 है, तो सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, हमारे पास 1 है 2 है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। क्या करें, सिंपल मैनिपुलेशन करना है, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 को एंड इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यही करके देख लें क्या, देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो 288 इंटू n, 288 इंटू n इज इक्वल टू 240 इंटू 240, 288 इंटू एन इज इक्वल टू 240 इंटू 240। अब ये c माइनस वी से c माइनस वी कैंसिल, c प्लस वी से c प्लस वी कैंसिल, तो 1 हो गया। तो n की वैल्यू हो गई 240 इंटू 240। इसको सॉल्व कर लो, 4 7 जा 22, फिर से करेंगे अगर हम लोग 6 10 जा 60, 12 जा 72, 2 6 जा 12, 120, 6 से 20, 200 आ जाएगी इनकी वैल्यू। तो इनका आंसर कितना आ गया 200, 200 आ गया इसका। सिंपल क्वेश्चन, देखो जे एडवांस का था, एक फॉर्मूला लगाया हो गया, एन की वैल्यू। अब देखो ये क्वेश्चन कहने लायक ही नहीं है कि जे एडवांस का है, कहने लायक ही नहीं है कि जे एडवांस का क्वेश्चन नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक सब्सटेंस की टेम्परेचर डिपेंडेंट है और दी गई है C इज इक्वल टू के टी, C इज इक्वल टू के टी, वेयर K इज कॉन्स्टेंट है and T is absolute temperature है। If the heat required to raise the temperature of 1 kg of a substance, 1 kg of a substance from minus 73 डिग्री सेल्सियस to 27 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस 73 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक जाना है, तो पहले तो केल्विन में कर लो। तो 200 केल्विन से कितना हो जाएगा 300 केल्विन, 200 केल्विन से कितना हो जाएगा 300 केल्विन। अब कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा दो यार उसका, ये सब फॉर्मूला बेस है, अभी इसमें दिमाग तो लगाना ही नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है स्पेसिफिक हीट केमिस्ट्री का, dq इज इक्वल टू mc dt, तो dq इज इक्वल टू mc dt, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ mc dt। टेम्परेचर कहां से कहां तक है 200 से 300, तो m निकाल लो बाहर, ये तो मास 1 kg है, कोई दिक्कत ही नहीं, 200 से 300 kT dt, k बाहर आ जाएगा, इसका t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, यहाँ लिमिट रखोगे 200 से 300, तो ये तुम्हारा 300 स्क्वायर बाई 2 माइनस 200 स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो वो कट जाएगा, 1000 से 2 जाएगा 2500 इंटू 10 कितना 25,000 आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन कर लेना, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25,000 की, यानी इसमें क्या बोला था Q की वैल्यू N के, तो N कितना है 25,000। जे एडवांस का सवाल था।
ये है अच्छा क्वेश्चन, जो बोले नहीं जाते आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, ये वैसा है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बढ़िया क्वेश्चन दिया था, ये एडवांस लेवल का है बट है बहुत इजी। एक थिन स्टील इंसुलेटेड मेटल वायर है, उसको बेंड कर दिया है एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में, उसको वायर को सर्कुलर लूप के फॉर्म में बेंड कर दिया, विथ इट्स टू एंड एक्सटेंडिंग टेंजेंशियली फ्रॉम द सेम पॉइंट, जो इसके दोनों एंड है वैसे टेंजेंशियली एक्सटेंड कर रहे हैं। द वायर लूप, इसका मास m है, रेडियस r है और एक यूनिफॉर्म वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, B0 है। ओके, इनिशियली इट हैंग्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ये ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड हैंग कर रही, बिकॉज ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन टू कंडक्टिंग सपोर्ट्स P and Q। व्हेन अ करंट I इज पास थ्रू द लूप टर्न्स अबाउट द लाइन PQ। अच्छा, जब इसमें हम I करंट पास कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे बेंट हो जा रहा है, तो हमें एंगल थीटा बताना है क्या है। इसको पहले विजुलाइज करो, देखो हम इस लूप को सामने से देखेंगे, मतलब ऐसे समझो, जैसे मान लो तुम्हारा ये लूप ऐसे हैंग हुआ है, ये लूप ऐसे हैंग हुआ है, तो तुम इसको ऐसे सामने से देख रहे हो तो थोड़ा ऐसे उठा हुआ दिखेगा ना, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये लूप अभी इस वायर पे हैंग हुआ है, अब तुम इसको कैसे ऐसे सामने से देखोगे, ऐसे की तरफ से, तो ऐसे हैंग हुआ दिखेगा ना तुम्हें, ऐसे बेंट फॉर्म में ऐसे हैंग हुआ दिखेगा। तो अब देखो इसका FBD बनाते हैं, FBD ड्रॉ करते हैं। FBD क्या ड्रॉ करेंगे, ये PQ वायर स्ट्रेट है, अब ये मैंने बताया नहीं जैसे बेंड हो गई थी, तो बेंड हुई तो इसने एंगल मान लो बना दिया, कुछ एंगल बना दिया होगा, ठीक है। अभी लिखते हैं एंगल। अब ये वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, म्यू। एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब वर्टिकल थी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अच्छा, अब सुनना, ये वायर क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो टॉर्क बैलेंस करेंगे ना हम लोग, टॉर्क बैलेंस करेंगे इसका आंसर निकालने के लिए। क्यों, जो इस वायर पे टॉर्क लग रहा होगा वो कैसे लग रहा होगा, लूप क्या है, ऐसे करंट जा रहा है ऐसे, तो अंदर की तरफ टॉर्क जा रहा होगा, अंदर की तरफ, तो जो इस तरफ टॉर्क लगेगा वो कौन बैलेंस कर देगा, ग्रेविटी का टॉर्क, मतलब जो वायर का टॉर्क होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो बैलेंस हो जाएगा ग्रेविटी के टॉर्क के। अब निकालते हैं, ये एंगल था थीटा, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये भी हो गया थीटा, अब ये थीटा है तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, सिंपल। अब ये वायर पे मास m था, तो नीचे क्या लगेगा, mg, और सॉरी इस पे क्यों mg लगा रहे हैं, हाँ इस पे क्या लगेगा, mg लगेगा। अब हमें टॉर्क निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, तो देखो ये डिस्टेंस क्या थी, रेडियस थी ना, ये डिस्टेंस रेडियस थी, तो ये एक इसका कंपोनेंट होगा r cos थीटा और एक कंपोनेंट होगा r sin थीटा, ये r cos थीटा, ये r sin थीटा, तो ये हो जाएगा r sin थीटा। FBD आगे समझ में, फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लेना, ये रेडियस r थी, r cos थीटा, ये होगा r cos थीटा एंड ये होगा r sin थीटा, दोनों का टॉर्क बराबर कर दिया, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों का टॉर्क हमने क्या करा, बराबर कर दिया, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी। टॉर्क क्या होता है इसका, mb sin थीटा, अब mb यानी म्यू इंटू b इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा नहीं, जो एंगल इसमें क्या है 90 माइनस थीटा, एंड टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, mg r sin थीटा, तो साइन, हाँ mg r sin थीटा वो तो उतारा। अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू ए, तो I इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी इंटू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। एक सेकेंड, बोर्ड नहीं काम कर रहा सही से, देखो टॉर्क बैलेंस कर दें, टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क जो होगा वो किसके बराबर होगा, ग्रेविटी के टॉर्क के। अब मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क कितना होगा, mb sin थीटा, यानी म्यू इंटू बी इंटू एंगल कितना है इन दोनों के बीच में 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ग्रेविटी का टॉर्क कितना है, अब ग्रेविटी का टॉर्क कितना है, mg इंटू r sin थीटा, ठीक। तो ये कितना हो गया, म्यू बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू mg r sin थीटा, ठीक है। ये जा रहा है बार बार यहाँ पे mg r sin थीटा, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा कितना आ जाएगा, म्यू कितना होता है, मैग्नेटिक मोमेंट है I इंटू ए, तो I इंटू लूप की एरिया कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर, तो I पाई आर स्क्वायर बी अपॉन mg r, r से r नमस्ते, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, I पाई आर बी अपॉन mg, ये आ जाएगा तुम्हारा tan थीटा, ठीक। आ गया समझ में, सिर्फ टॉर्क इक्वेट करा और कुछ नहीं करा, टॉर्क इक्वेट करा तो tan थीटा कितना आ गया, I पाई आर बी बाई mg, ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही है। बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब लॉजिक बेस्ड था और सोचना था, बहुत पहली बार आए ना, मैग्नेटिक फील्ड को भी उससे मिला दिया मैकेनिक्स से।
ये क्वेश्चन देखते हैं, मैच का कॉलम में आया था। इसमें कवि ने पूरा कहा है, कवि कहता है द सर्किट शोन इन द फिगर कंटेन्स एन इंडक्टर एल। यहाँ पे एक एल इंडक्टर है, आर रेजिस्टेंस है, ये सब है, बैटरी है, कैपेसिटर लगा है। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, इनिशियली बोथ द कीज आर ओपन है, कोई चार्ज नहीं था, कोई ओपन है तो कोई चार्ज नहीं था। क्या बोला गया, एट एन इंस्टेंट की K1 इज क्लोज। अच्छा, K1 की को क्या करा, बंद किया गया। एंड इमीडिएटली आफ्टर दिस द करंट इज R0 इन फाउंड टू बी I1। अच्छा, R0 में I1 करंट फाई हुआ है, मतलब जैसे हमने की K1 को बंद करा तो R0 में I1 करंट आ गया। तो I1 की पहले तो वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होगी I1 की वैल्यू। ठीक है, देखो जैसे ही हमने की क्लोज करी तो तुमने LR सर्किट में पढ़ा होगा ना, ग्रोथ का फॉर्मूला, ग्रोथ का मतलब ग्राफ पढ़ा होगा, ऐसा होता है। तो t इक्वल टू 0 पे क्या होता है, करंट भी 0 होता है। तो जब तुमने एट एन इंस्टेंट, जब तुमने बस की बंद ही करी है, मतलब t इक्वल टू 0 पे I1 कितना है, 0 है। तो I1 की वैल्यू आ गई 0, यानी p का तो 1 है। अब देखो p का 1 है यानी डी ऑप्शन तो गया, p का 1 है। ठीक है, p का 1 है। आगे पढ़ते हैं, क्या बोलेंगे, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द करंट अटेन्स द स्टेडी स्टेट वैल्यू। अच्छा, लॉन्ग टाइम मतलब कहाँ, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे। t इक्वल टू इन्फिनिटी में हमें पता है इंडक्टर को क्या कर देते हैं हम, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ये तो जेई मेंस का फॉर्मूला बेस्ड है यार। t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो ये जब शॉर्ट सर्किट हो गया तो I2 कितना आ जाएगा, I2 है ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम, हाँ करंट स्टेट है, स्टेडी वैल्यू I2। अच्छा, जब हमने की क्लोज कर दी तो स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या आ गई, I2 पे आई, मतलब स्टेडी स्टेट वैल्यू पे जो करंट था वो I2 था। तो I2 पे ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो V/R यानी 20/5 कितना आ गया, 4 एम्पियर। चलो I2 आ गया 4, यानी Q का क्या है 3। अब ये ऑप्शन तो गलत, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब दिमाग से खेलो, P का 1 Q का 3, P का 1 Q का 3। अब देखो R का तो दोनों में 2 है तो मैच ही ना करो, R का तो दोनों में 2 है, बचा S वाला मैच कर लो। S में क्या बोला गया है कि जब हमने की K2 भी क्लोज कर दी तो K1 ओपन कर दी। अच्छा, K2 क्लोज है, K1 ओपन है, एंड द वोल्टेज अक्रॉस C0 ऑसिलेट्स विद द एम्पलीट्यूड V0 और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अरे सिंपल, तो V0 की वैल्यू पूछेगी भाई। ये क्या बन गया तुम्हारा, LC सर्किट, मतलब LC ऑसिलेशन होगी। LC ऑसिलेशन बिल्कुल SHM की तरह होता है, इंडक्टर ने एनर्जी दी, कैपेसिटर ने ली, कैपेसिटर ने एनर्जी दी, इंडक्टर ने ली, ऐसे एनर्जी ऑसिलेट करती रहती है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो यहाँ पे, हाफ Li² इज इक्वल टू हाफ CV², खत्म, हाफ से हाफ कैंसिल। L कितना आ गया, 25 × 10⁻³ I कितना था, अभी हम लोगों ने I2 निकाला था 4, यानी 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपेसिटर कितना है 10 × 10⁻⁻6 और वोल्टेज क्या है V0। इसको अगर तुम काटा पीटी करोगे तो ये तो कटेगा 2 टाइम्स, दिस इज कटेगा टाइम्स, और फिर ये स्क्वायर होगा 5 × 10⁴ बनेगा। तो V0 तुम्हारा आ जाएगा 200 वोल्ट। 200 वोल्ट देख लो किसमें आंसर है, 5th वाला, यानी S का क्या है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसका आंसर कितना आ गया, ए आंसर इसका आ गया, सिंपल। क्वेश्चन इजी है भाई, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन है YDSE का, ये आज तक की हिस्ट्री में जेई एडवांस का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आया है, आज तक की टफेस्ट बोल सकते हो, या मतलब YDSE में भी SHM मिला दिया इन लोगों ने। क्या है क्वेश्चन, एक YDSE एक्सपेरिमेंट है, इसमें 2 स्लिट हैं A और B एज शोन इन द फिगर आर ऑसिलेटिंग अबाउट देयर फिक्स सेंटर। अच्छा, विद अ सेपरेशन ऑफ 0.8 mm। अच्छा, ये पता है कैसा क्वेश्चन, मैं दिखाऊं आपको। जैसे मान लो ये 2 स्लिट हैं, ये YDSE स्लिट, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। हम लोग जो पेपर में पढ़ते थे, जो मतलब पेपर में क्या, जो नॉर्मल सिलेबस पढ़ते थे, ये 2 स्लिट इधर इंटर। अब ये स्लिट भी ऐसे 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 मूव हो रही है, मतलब जो स्लिट है वो भी SHM कर रहा है, ठीक है। और जो D है वो दी गई है 0.8 + 0.04 sin ωt, और डिस्टेंस स्क्रीन की स्लिट से है 1 मीटर और वेवलेंथ इतनी यूज हुई है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न भी ऑसिलेट करेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, द 8th ब्राइट फ्रिंज अबव द पॉइंट O ऑसिलेट्स विद टाइम बिटवीन 2 एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखो 8th ब्राइट फ्रिंज अगर बनेगी तो एक कहीं मान लो यहाँ बन जाएगी, एक उसके ऊपर बन जाएगी, एक बीटा मिन कहेंगे हम और एक हम बीटा मैक्स कहेंगे। तो बीटा मिन और बीटा मैक्स भी तो ऑसिलेट करेंगी। तो क्या पूछा गया, डिफरेंस पूछा गया इन दोनों की एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का, ये पूछा गया इन दोनों के एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, करते हैं। D कितना दिया गया इसमें, 0.8 + 0.04 sin ωt मिलीमीटर, यानी इंटू 10⁻³ मीटर। तो अब अगर हम 8th ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालें तो वो क्या होगी, 8 d λ/d,
तो बीटा इज इक्वल टू 8, डी तो है 1 मीटर और वो 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो कितनी हो जाएगी 6 × 10⁻⁷ अपॉन 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी। अब ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10³ बन जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना होता है, तो अब यहाँ पे ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता है, पेपर में जल्दी करना होता है, तो क्या करेंगे इसके लिए, ऐसा करते हैं अपन लोग, ये 8 × 6 × 10⁻⁷ × 10⁻3, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। यहाँ से हम 0.8 कॉमन ले रहे हैं, 0.8 कॉमन लिया तो ये 1 बचा और ये कितना आ जाएगा 0.04 अपॉन 0.8, ये 0 जाएगा, ये 2 0 जाएंगे, एक कटा 1/20 आ जाएगा। तो 1/20 टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखना ये हो गया। अब बीटा कितना आया है तुम्हारा 8 × 6 × 10⁻⁷ × 10⁻3। अब अपॉन नीचे क्या है 0.8 है, ठीक है, इसको ऊपर पहुंचा दो तो ये क्या बनेगा 1 + 1/20 साइन ओमेगा टी की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, एक सेकेंड, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना ये 0.8 हटाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक 10 और आ जाएगा। ठीक, अब एक चीज देखना, यहां पे सॉल्व करने के लिए क्या करो 1 + x⁻n, बाइनोमियल में पढ़ा होगा ना, ये बाइनोमियल में पढ़ा होगा 1 + x⁻n क्या होता है 1 + nx, तो -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर लो ना, तो बीटा कितना हो जाएगा ये फिर 6 × 10⁻⁷ × 10, तो 6 × 10⁻�6, उसको लिख दो 6 माइक्रो और 10⁻3 यानी 6000 माइक्रो, 6000 माइक्रो, और ये कितना हो गया 1 - 1/20 साइन ओमेगा टी। ये तुमने बीटा का फंक्शन निकाल लिया। अब यहीं से बीटा मिनिमम निकाल लो। बीटा मिनिमम कब होएगा जब साइन ओमेगा टी 1 होएगा, तो 6000 माइक्रो 1 - 1/20। अब बीटा मैक्सिमम कब होएगा जब साइन ओमेगा टी -1 होगा। अरे यार साइन ओमेगा टी -1 रखोगे तो ऐड हो जाएगा, तो बड़ी आएगी ना क्वांटिटी, 6000 1 + 1/20 हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस लेना है, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, बीटा मैक्स माइनस बीटा मिन कर देते हैं, तो 6000 माइक्रो तो कॉमन हो गया, 1 + 1/20 -1 + 1/20 -1 + 1/20, तो ये तो खत्म हो गए। 1/20 एंड 1/20 कितना हो जाएगा 2/20, तो 6000 माइक्रो इंटू 2/20, तो 0 0 खत्म एंड 2 से 2 भी खत्म, तो कितना आ जाएगा 600 माइक्रोमीटर। 600 माइक्रोमीटर आ जाएगी डिस्टेंस मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, 600 माइक्रोमीटर। ठीक है, और दिया गया था कि मैक्सिमम स्पीड बतानी है माइक्रोमीटर पर सेकंड में। अच्छा, अब इसमें मैक्सिमम स्पीड बतानी है माइक्रोमीटर पर सेकंड में कितनी होगी। हम लोगों का जो बीटा का फंक्शन आया था वो कितना आया था, अगर हम इतना देखें तो 6000 माइक्रो था, 6000 माइनस 6000 और 1 + 1/20 साइन ओमेगा टी, ये तो आ रहा था का फंक्शन। 6000 माइनस 6000 माइक्रो, जो हम लोगों ने प्लस माइनस करा था, 1/20 साइन ओमेगा टी आ रहा था। अब पूरा नहीं भी करना है तुम्हें, पूरा डिफरेंशिएट इंटीग्रेट नहीं भी करना है, तो क्या करो सिंपल a × ओमेगा कर दो। ये a है ना, ये a है, एम्पलीट्यूड कितना है a है, तो a हो गया 6000 एंड ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा कितना दिया गया क्वेश्चन में 0.08, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 6000 × 0.08, तो ये कितना आ जाएगा, कटेगा 1006, तो a ओमेगा, ये माइक्रो तो है ही, तो 2 4 6 3 24 माइक्रोमीटर पर सेकेंड, यानी इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 24 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। देखो ये तुम सोच रहे हो ये कहां से लिख दिया, या तो तुम y वाले को डिफरेंशिएट करो, जो तुम्हारी डिस्टेंस आई थी बीटा वाली उसको तुम डिफरेंशिएट करके निकालो, या सिंपल निकाल लो ना a × ओमेगा करके, उससे मतलब ही नहीं एसएचएम से, ये भी तो एक एसएचएम है, तो एम्पलीट्यूड 6000 और ओमेगा 0.01 दिया गया था,
तो ये भी 24 देखते हैं। ये क्लासेस में कराया जाता है इलस्ट्रेशन में। सॉलिड एंगल के ऊपर क्वेश्चन है, क्या बोला गया? अ चार्ज इज केप्ट एट द सेंट्रल पॉइंट P, यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा गया है। द टू एजेस सबटेंड एट हाफ एंगल थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल बना रहे। When थीटा इक्वल टू 30 तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कर्व सरफेस से फाई है। इफ थीटा इक्वल टू 60 तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर्व सरफेस से फाई बाय रूट है। तो n की वैल्यू बतानी। देखो सॉलिड एंगल का क्वेश्चन है। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला कितना होता है? 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब समझना, हमको ये फ्लैट सरफेस से फ्लक्स नहीं निकालना है, हमको कहां से फ्लक्स निकालना है? हमको इस वाले सरफेस से फ्लक्स निकालना है। ये जो कर्व सरफेस है ना, एक तो ये फ्लैट सरफेस है, इससे नहीं निकालना है, कर्व सरफेस से फ्लक्स निकालना है। जो पूरा एंगल है वो कितना है? 4 पाई। 4 पाई में कितना फ्लक्स होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई में कितना फ्लक्स होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक में कितना होगा भाई? यूनिटरी मेथड बचपन में जो करते थे, एक में कितना होगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सुनना, हमें तो इस वाले में निकालना है, क्या कहते हैं? इस वाले में, ये जो कर्व सरफेस है इसमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम? अब ध्यान से देखना, ये वाला सॉलिड एंगल ओमेगा होगा एंड ये वाला सॉलिड एंगल ओमेगा होगा, क्योंकि ऐसे सबस्टेंड कर रहा है। तो हमने कहा पूरे 4 पाई में तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, एक में कितना होगा? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला एंगल कितना होगा? पूरे 4 पाई में से 2 ओमेगा हटा दो। देखो ना, ये रेड वाला कितना है? 4 पाई। ग्रीन वाला कितना? ओमेगा ओमेगा 2 ओमेगा। तो 4 पाई माइनस 2 ओमेगा। तो 4 पाई में इतना है, एक में इतना है, तो 4 पाई माइनस 2 ओमेगा में कितना होगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई माइनस 2 ओमेगा। सिंपल। अब कैलकुलेशन, अब तो कुछ नहीं है। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की और 4 पाई माइनस 2 ओमेगा। 2 ओमेगा कितना हो जाएगा? यहाँ से हम 2 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 4 पाई प्लस 4 पाई कॉस थीटा। यही हो जाएगा ना, ये कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो जो तुम्हारा फ्लक्स आया है वो कितना आ गया? Q बाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा। अब ये चीज तो कांस्टेंट है, तो φ1 अपॉन φ2 कितना आ जाएगा? कॉस थीटा 1। और पहले वाले के लिए थीटा कितना है? 30 डिग्री। एंड सेकंड वाले के लिए कितना है? 60 डिग्री। 30 पे फ्लक्स को क्या बोला गया है? 30 पे फ्लक्स को बोला गया फाई, ठीक है। और इसको हम फाई डैश बोल देना φ2 को। तो cos 30 कितना हो जाता है? √3/2 एंड ये हो जाता है 1/2। तो फाई अपॉन फाई डैश कितना हो गया? 2√3/2 कट गया। तो फाई डैश √3 इज इक्वल टू फाई। तो फाई डैश कितना आ गया? फाई अपॉन √3। मतलब फाई अपॉन √n आया, तो n कितना हो गया इसमें? 3। n की वैल्यू कितनी आ गई? ये क्वेश्चन आया यूनिट डायमेंशन का, बिल्कुल सिंपल। एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो हमें बताना है अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी। t को हम बोल दे रहे हैं e की पावर अल्फा एंड एप्सिलॉन नॉट की पावर बीटा, h की पावर गामा एंड c की पावर डेल्टा। तो e के तो डायमेंशन पता होंगे, a इंटू टी की पावर अल्फा। एप्सिलॉन नॉट के निकाल ले रहे हैं, तो f का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो गया MLT माइनस 2, ये हो गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखो, 4 पाई से मतलब ही नहीं, कांस्टेंट है। AT अपॉन L स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो, ML³ T माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू A स्क्वायर T स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट कितना आ गया? A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन ML³ T माइनस 2। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन कितनी आ गई? M माइनस 1 L माइनस 3 A स्क्वायर एंड T की पावर 4। यहाँ लिख दो M माइनस 1 L माइनस 3 A स्क्वायर एंड T की पावर 4 एंड इसकी पावर बीटा। अच्छा, अब H के डायमेंशन निकालने प्लैंक कांस्टेंट के, तो वो भी निकल जाएंगे। प्लैंक कांस्टेंट के कैसे निकालेंगे? E इज इक्वल टू hc बाई लेमडा से निकाल लो। तो E के क्या होते हैं? ml स्क्वायर t माइनस 2, mlt माइनस 2 इंटू एल। H के निकालने, इसके lt माइनस 1 अपॉन लेमडा। लेमडा के कितने होंगे डायमेंशन? लेमडा का L होगा ना, L से L नमस्ते। तो H आ गया ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन t माइनस 1, तो ये t चला जाएगा। तो H आ गया ml स्क्वायर t माइनस 1, इसके डायमेंशन भी आ गया ml स्क्वायर t माइनस 1। एंड C क्या होता है? LT माइनस 1, वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी के तो LT माइनस 1 एंड इसकी पावर डेल्टा एंड इसकी पावर गामा। अब इक्वेट कर लो, बस खत्म क्वेश्चन। यहाँ से अब अगर ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, सॉरी
ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इसको कैसे लिखोगे? m0 l0 t0 a0। अब a को इक्वेट कर लो, a की पावर कितनी है? अल्फा, इधर से अल्फा निकल रही है, उधर से 2 बीटा निकल रही है, और कुछ नहीं। m की पावर कितनी निकल रही है? इधर से माइनस बीटा जा रही है, प्लस गामा जा रही है, बहुत बढ़िया। l की पावर कितनी निकल रही है? इधर से -3 बीटा निकल रही, उधर से 2 गामा निकल रही, प्लस उधर से डेल्टा निकल रही। और t की पावर कितनी निकल रही है? इधर से अल्फा निकल रही है, उधर से 4 बीटा निकल रही है, उधर से माइनस गामा निकल रही है, उधर से माइनस डेल्टा निकल रही है। इक्वेट कर दो, अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0, माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, -3 बीटा प्लस 2 गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, एंड अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा इक्वल टू 0। अब देखो माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 है, तो माइनस बीटा इक्वल टू माइनस गामा, यानी बीटा और गामा तो बराबर है। अब बीटा गामा बराबर है, बीटा गामा क्या है? बराबर है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं अपन लोग, अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0 है, तो अल्फा की जगह रख दो जरा गामा, तो अल्फा प्लस 2 गामा इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -2 गामा। अब यहाँ देखना, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है? -2 गामा। बीटा की वैल्यू क्या है? गामा, तो ये कितना हो जाएगा? 4 गामा, और फिर ये माइनस गामा, फिर माइनस डेल्टा इक्वल टू बराबर 0। तो ये तो 2 गामा, 4 गामा माइनस 2 गामा, 2 गामा, 2 गामा माइनस गामा, गामा, गामा इज इक्वल टू डेल्टा। गामा इक्वल टू डेल्टा है और बीटा इक्वल टू गामा है। मतलब इससे हमें ये पता चला बीटा, गामा और डेल्टा तीनों क्या है? बराबर है। मतलब जो ये तीन है बराबर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं, इधर है। ये ऑप्शन हो गया इसका, बीटा गामा डेल्टा जिसमें बराबर है। तो थैंक यू, आपने जेईई एडवांस का सोल्यूशन देखा। अगर अभी 12th में भी हो तो भी सोल्यूशन बहुत अच्छे से देखना है। इजी क्वेश्चन थे, कुछ टफ थे, तो उन लोगों का भी हमने सोल्यूशन देख लिया। थैंक यू।